हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी प्लान। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 की, जो कि है रियल नंबर। इससे संबंधित एक वीडियो हम पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। हमने जो पिछली वीडियो में डिस्कस किया था वो था एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम यहीं से जो एग्जाम्पल नंबर 2 है शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 को सोल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। हमें सिद्ध करना है कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक होता है वो 2q के रूप का होता है। तो चलिए, यहाँ पर दिया है कि समपूर्णांक है, तो हम मानेंगे कि माना ए एक धनात्मक समपूर्णांक है। हमने माना कि जो ए है वो एक धनात्मक समपूर्णांक है। तो चलिए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है। हमको जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है कि ए बराबर 2q, यानी कोई भी जो धनात्मक समपूर्णांक है वो 2q के रूप का होता है। तो चलिए यहाँ पर जो ए है हम तुलना करते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना से। समीकरण 1 व 2 की तुलना से हम यदि देखें तो यहाँ पर जो ए है वो ए से ए कट जाएगा और क्यू से क्यू, और जो बी है बी का मान आएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे माना है हमने कि जो बी है बी बराबर 2। बी जो है वो 2 के बराबर है। अब जो हमारा बी है वो होता है भाजक, और भाजक जो है 2 है, इसलिए जो हमारा शेषफल आर होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल आर हमेशा भाजक से छोटा होता है, इसलिए जो आर का मान होगा वो 2 से छोटा होगा। आर का मान जो होगा हमेशा 2 से छोटा होगा। तो आर का मान क्या क्या हो सकता है? आर का मान 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। जो आर होता है वो हमारा भाजक से छोटा होता है, और आर का जो मान होगा वो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। तो चलिए हम इक्वेशन फर्स्ट में पहले आर बराबर 0 रखते हैं। आर बराबर 0 रखने पर जब हम आर बराबर 0 रखेंगे तो हमको मिलेगा ए बराबर जी क्यू प्लस आर। ये है हमारा इक्वेशन फर्स्ट। इसमें हम रखेंगे आर बराबर 0 और बी का मान रखेंगे 2, तो हो जाएगा ए बराबर 2 इंटू क्यू प्लस आर की जगह 0, तो ए बराबर 2q। और यही हमको सिद्ध करना था कि जो कोई भी धनात्मक समपूर्णांक होता है वो 2q के रूप का होता है। यहाँ पर जो ये 2q है, ये 2 जो है ये सम संख्या है। यहाँ जो 2 है वो एक सम संख्या है, और हम सम संख्या की गुणा किसी भी संख्या से करते हैं, चाहे वो सम हो या फिर विषम हो, तो हमको हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होती है। यदि हम सम संख्या की गुणा, यहाँ 2 सम है और 4 सम है, यदि हम सम संख्या की गुणा सम से करें तो हमें 8, ये भी जो प्राप्त होगा वो भी सम होगा। और हम यदि किसी सम संख्या की गुणा 3 से कर दें जो कि विषम है, तो भी हमको क्या प्राप्त होगा? 6 सम ही प्राप्त होगा। इसलिए हम भले ही सम संख्या की गुणा विषम से करें या सम संख्या की गुणा सम से करें, तो हमेशा हमको सम प्राप्त होता है। तो चलिए, ये जो धनात्मक पूर्णांक है ए बराबर 2q, ये एक समपूर्णांक है। हमने ये सिद्ध कर लिया है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 को। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो चलिए मैं एग्जाम्पल नंबर 3 को नोट कर लेता हूं। दर्शाइए कि कोई भी
धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। जहां q एक पूर्णांक है, जहां q एक पूर्णांक है, जहां q एक पूर्णांक है। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। हमको दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर जो हमको सिद्ध करना है वो 4q+1 और 4q+3 को विषम सिद्ध करना है। तो हम मानेंगे कि माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो हमको जो सिद्ध करना होगा वो सिद्ध करना होगा कि ए जो है वो 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। ए जो है वो 4q+1 के रूप का या 4q+3 के रूप का होता है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हम देखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है a बराबर bq+r। इसको मान लेंगे इक्वेशन 5। अब हम यहाँ तुलना करके देखेंगे कि जो a है वो a से a कटेगा और b की जगह जो आएगा हम मानेंगे कि b बराबर 4 है। b जो है यहाँ पर भाजक जो है 4 है, यहाँ भाजक b होता है, भाजक और भाजक की जगह यहाँ पर 4 है। तो हम मानेंगे कि जो माना हमने कि b जो है वो 4 के बराबर है। और जो हमारा शेषफल r होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो जो भाजक है वो बड़ा होगा हमेशा शेषफल r से। तो इसलिए जो r का मान हो सकता है वो 4 से छोटा होगा। इसलिए जो r का मान होगा वो 4 से छोटा होगा। तो r क्या क्या हो सकता है? r यहाँ 4 से छोटी जो संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3, r का मान 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो हम पहले कंडीशन में रखेंगे r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर जब हम समीकरण 1 में r बराबर 0 रखेंगे और b का मान रखेंगे 4, तो हमारे पास आएगा a बराबर के, b की जगह रख दिया हमने 4 और q ऐसे ही प्लस r की जगह रखेंगे हम 0, तो ये हो जाएगा a बराबर के 4q। जैसा कि मैंने आपको अभी पिछले एग्जाम्पल में बताया कि किसी भी सम संख्या की गुणा चाहे विषम हो q या सम हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर यदि हम किसी भी सम संख्या की गुणा विषम से करें या सम से, तो हमेशा सम ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो 4 है वो सम है, तो इसलिए जो ये पूर्णांक है ये भी सम पूर्णांक होगा। अब r बराबर हम रखते हैं 1, r बराबर 1 रखने पर जब हम r बराबर 1 रखेंगे और b की जगह फिर से 4 रखेंगे, तो हमारे पास आएगा a बराबर के 4q+1, a बराबर 4q+1। अब जो ये 4q था अभी हमने सिद्ध किया कि सम है, और सम में यदि हम एक जोड़ दें, सम में हम एक जोड़ देंगे तो हमको प्राप्त होगा विषम। आप किसी भी संख्या में, किसी भी सम संख्या में यदि एक जोड़ेंगे तो आपको विषम संख्या ही प्राप्त होगी। चलिए अब हम बात करते हैं। अब हम रखेंगे r बराबर 2 रखने पर, अब हमने 0 रखा, पहले 0 रखा फिर 1 रखा, अब 2 रखेंगे। एकदम सीरियल से हमको रखना होगा मान। r बराबर 2 रखने पर जब हम r बराबर 2 रखेंगे तो हमारे पास आएगा a बराबर, b की जगह हमको 4 ही रखना होगा, 4q प्लस r की जगह 2। और यहाँ पर जो ये 4q था ये सम था, और सम में हमने जोड़ा सम, तो हमको प्राप्त होगा सम। इसलिए a बराबर 4q प्लस 2 जो है ये एक समपूर्णांक होगा। अब हम रखेंगे, अगला जो स्टेप होगा हमारा वो होगा r बराबर 3 रखने पर। r बराबर 3 रखने पर जब हम r की जगह 3 रखेंगे तो हमारे पास आएगा a बराबर के 4q प्लस 3, जो कि एक क्या है, विषम पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो
4q है वो सम है और 3 जो है विषम है, इसलिए हम सम में जब विषम को ऐड करेंगे तो हमको प्राप्त होगा विषम। अतः हम कह सकते हैं कि जो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो हमेशा 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के रूप का होता है। हमको यही सिद्ध करना था कि कोई भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 4q प्लस 1 के रूप का या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो हमने सिद्ध किया कि जो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 को, जो कि है, मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट वे में लिख दिया है। मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, आप सभी इनको ध्यान से देखेंगे। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? तो चलिए, हमको दिया है कि एक मिठाई विक्रेता के पास जो है वो काजू की बर्फियां जो है वो है 420 और मिठाई विक्रेता के पास बादाम की बर्फियों की जो संख्या है वो है 130। और हमको एक परात है, इस मिठाई विक्रेता को ऐसी ढेरियां बनानी है कि जो बर्फियों की संख्या है वो प्रत्येक ढेरी में समान रहे और ये परात में जो है कम से कम स्थान भी घेरे। हमको ऐसी ढेरियां बनानी है, इसको दुकानदार को ऐसी ढेरियां बनानी है कि ये जो बर्फियों की संख्या है ये परात में कम स्थान घेरे, न्यूनतम स्थान घेरे और साथ ही साथ जो ढेरियां हैं वो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा बर्फियां आ सकें। तो चलिए, इस कंडीशन के लिए हमको निकालना होगा 420 और 130 का HCF। हमको निकालना होगा HCF 420 और 130 का हमको निकालना होगा HCF हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको जो महत्तम संख्या चाहिए, बर्फियों की जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या चाहिए, इसलिए हम इसका निकालेंगे महत्तम समाप्त बढ़ते अर्थात HCF। तो चलिए हम इसका HCF निकालते हैं। यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से इसका HCF ज्ञात करेंगे। हमको सब यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से HCF ज्ञात करते समय ये देखना होता है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। यहाँ पर जो 130 है वो छोटा है 420 से, तो जो भी पूर्णांक छोटा होगा उसी से हमको भाग देनी होती है बड़ी संख्या को। जो भी संख्या छोटी होगी उसी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देनी होगी। तो यहाँ पर जो 13 है, यहाँ 13 तिया 39, 390 बार 3 बार यहाँ पर जो है चला जाएगा भाग और ये हो जाएगा, घटाएंगे तो बचेगा 30। अब जो हमारा शेषफल बचेगा उसी शेषफल से हमको भाग देना होगा जो पिछला हमारा भाजक है उसको। तो 30 से अब हम भाग देंगे जो हमारा पिछला भाजक था 130 को। 30 चौक 120 और जो हमारे पास अब शेषफल बचेगा वो बचेगा 10 और इसी शेषफल से अब हमको भाग देना होगा जो हमारा पिछला भाजक था 30 को। 10 तिया 30। इस प्रकार जो हमारे पास शेष आता है वो 0 आता है। अब हम इसके चरण लिखते हैं। अब इसके हम चरणों को लिखते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में अगर हम बात करें, स्टेप फर्स्ट में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है a बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहाँ a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और r जो है शेषफल है। तो चलिए इसकी सहायता से हम इन स्टेपों को लिखते हैं। स्टेप फर्स्ट में जो हमारा भाज्य है वो है 420 और जो हमारा भाजक है वो है 130 और जो भागफल आया वो आया 3 और जो हमारा शेषफल बचा था वो था 30। अब स्टेप सेकंड में जो हमारा भाज्य है वो है 130 और जो हमारा भाजक है वो 30 है और भागफल 4 और प्लस शेषफल बचा था 10। अब जो हमारा पास जो भाज्य है वो है स्टेप थर्ड में हमारे पास भाज्य है 30, भाजक है 10 और जो भागफल आया 3 और जो शेषफल बचा था 0। जब जिस भी चरण में, जिस भी स्टेप में हमारा जो HCF है, हमारा जो शेषफल है वो 0 हो जाए
उसी चरण के भाजक को हम HCF कहते हैं। यहाँ पर जो हमारा शेषफल 0 है इसका जो चरण है वो है 10, इसका जो भाजक है वो है 10, तो यहाँ पर जो हमारा HCF होगा वो होगा 10, HCF होगा 10। और हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जो हमारा HCF होगा वो अंतिम चरण का भाजक होगा। इसको हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि जो हमारा अंतिम चरण होगा उसका जो भाजक होगा वही हमारा HCF होगा। यहाँ अंतिम भाजक लिखेंगे, यहाँ अंतिम भाजक 10 है, जो कि परात में ढेरियों की संख्या को दर्शाता है, जो कि परात में ढेरी की संख्या को बताता है। अतः जो परात में ढेरियों की संख्या होगी वो 10 होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 हो चुका है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की। एक्सरसाइज 1.1 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी ओर अब हम चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से HCF ज्ञात करना है, जो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। पहले में हमारा पहला पार्ट है 135 और 225। क्वेश्चन नंबर 1 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ज्ञात करना है हमको। HCF ज्ञात करो। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है वो है 135 और 225, 135 और 225। तो चलिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से 135 और 225 का HCF ज्ञात करते हैं। यहाँ पर जो छोटी संख्या है वो है 135, यहाँ पर 135 जो है छोटा है 225 से, तो हमें को 135 से भाग देना होगा 225 को। यहाँ जो भाग जाएगा वो एक बार जाएगा, 135 ही कम 135, और जो हमारे पास शेषफल बचेगा वो 0, और 12 में से 3 गया 9। यहाँ हमारे पास शेषफल बचा है 90। 90 से अब हम भाग देंगे, जो हमारे पास शेषफल बचा है उसी से हम अब भाग देंगे जो हमारा पिछला भाजक था 135 को। 90 कम 90, अब हमारे पास जो शेष बचा है वो बचा है 45। अब हम इसी जो हमारे पास शेष आया है, अब फिर से हम पिछले भाजक को भाग देंगे। अब हम फिर से 45 से भाग देंगे 90 को, तो 45 दूनी 90, और जो हमें शेषफल प्राप्त होता है वो 0 हो जाता है। और जो इस प्रकार हमारा जो अंतिम भाजक है, अतः हमारा जो अंतिम भाजक है वो है 45। HCF जो होगा हमारा वो होगा 45, अतः HCF 45 होगा। इसके हम चरणों को इस प्रकार लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ A भाज्य है और विभाजक Q भागफल और R शेषफल। तो चलिए हम इसके स्टेपों को लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारा जो भाज्य था वो था 225, और जो हमको भाजक प्राप्त हुआ था वो था 135, और भागफल प्राप्त हुआ था 1, और शेषफल था हमारा 90। और सेकंड स्टेप में जो हमको हमारा जो भाज्य था 135 और जो हमारा भाजक था वो 90 था, और जो भागफल प्राप्त हुआ था 1 हुआ था, और शेषफल हमारे पास बचा था 45। और जो हमारा थर्ड स्टेप है, जो थर्ड स्टेप है वो है उसमें जो हमारा भाज्य है वो 90 है, और जो भाजक है 45, और जो भागफल है 2, और प्लस शेषफल जो है 0 है। और जिस भी चरण में हमको शेषफल 0 मिल जाए वही उसका
HCF होता है, या फिर उसी चरण का भाजक जो होता है हमारा HCF होता है, या फिर कह सकते हैं कि अंतिम चरण का भाजक हमारा जो है HCF होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।